Question number 12. Page number 242. Read the question. Read the question. हाँ. Hmm. 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 2 crores 52 lakhs. Hmm. 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 Net operating profit. Hmm. Hmm. This is other income, huh? Profit on sale of equipment is other income. Okay, next. Hmm. Okay. Okay. डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर. कौन सा एक्टिविटी है ये? फाइनेंसिंग. वेरी गुड. पी एंड एल बैलेंस. दिस इज क्लोजिंग पी एंड एल बैलेंस. ओके. हाँ, नेक्स्ट अभी क्या दिया था? बैलेंस शीट दिया है. बैलेंस शीट पढ़ो एक बार. हम्म. 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 ओके. 90,30,000 क्या है? करंट या प्रीवियस का? टोटल. टोटल ऑफ लाइबिलिटीज ना? करंट ईयर का या प्रीवियस ईयर का? करंट ईयर. प्रीवियस ईयर कौन सा है? 78,000. प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर होने से कैसे बोलेगा? 2020 बोलने से कैलेंडर ईयर हो जाएगा ना. फाइनेंशियल ईयर कैसे बोलेगा? 1 अप्रैल से. हाँ तो हाँ, कब से कब? प्रीवियस ईयर कब से कब है? हाँ, 1 अप्रैल कब? वेरी गुड. 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020. फाइनेंशियल ईयर 1920 बोलते हैं उसको. तो ओपनिंग 1920 बोलना पड़ेगा. क्लोजिंग का मतलब करंट ईयर क्या था? हाँ,
2020 2021 होगा, वही मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, एसेट्स दिया था, ठीक है। एसेट्स के बाद नोट लिखा है, एक बार देख लेना। एसेट्स के बाद नोट एक है, पढ़ो एक बार। इसका मीनिंग क्या था? दिखा नहीं है, वेरी गुड, फॉर्मेट में नहीं था। जिसका वैल्यू नहीं है वो फॉर्मेट में लिया नहीं है, वही बोल रहे हैं ना, हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया। नोट्स टू अकाउंट्स देख लीजिए, क्या क्या फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स क्या है? पीपीई है। लैंड लास्ट ईयर का वैल्यू कितना है? हाँ, करंट ईयर का वैल्यू कितना बढ़ गया? 4,80,000 बढ़ गया, मतलब क्या है? और खरीद लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, सो और खरीद लिए, क्या कौन सा एक्टिविटी हो गई है? लैंड 4,80,000 खरीद लिए, इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग वैल्यू कितना है? क्लोजिंग 60,000, कितना बढ़ गया? कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं होने से ही इसका मतलब है और एसेट खरीद लिया ड्यूरिंग द ईयर। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि सेल भी होगा ना ड्यूरिंग द ईयर, अगर सेल होगा तो हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेकंड नोट क्या था? इनकम टैक्स पेएबल, दिस इज टैक्स प्रोविजन, ओके। नेक्स्ट, अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एडवांस है। एडवांस, एडवांस इज नथिंग बट हम कुछ गुड्स क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो क्रेडिटर में आस्क सम एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये एडवांस है ये। हमने एडवांस दे दिया है, ये एसेट है। नोट नंबर 4 कहाँ है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऊपर देखो एसेट्स में है। बैलेंस शीट में देखो एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो एसेट है ना। तो हमने कुछ डिपॉजिट दे दिया तो एसेट होगा, एडवांस दे दिया ना। हम कुछ एडवांस ले रहे हैं, वो क्या होगा? लाइबिलिटी होगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज रिपेएबल। हम जो एडवांस दे रहे हैं दैट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, ये सिर्फ एडवांस है, समझ गया? एडवांस। सोच लीजिए हम कुछ बाड़ी में जा रहे हैं, कुछ घर में है, वो लोग बोलते हैं पहले एडवांस दे दो, वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा पैसा ले लेगा, एडवांस का पैसा वो बाद में वापस करेगा ना, हम जब घर छोड़ के जाएंगे हमको वापस करेगा, वो वाला, ठीक है। अभी हम टेम्पररी दे रहे हैं, फ्यूचर में हमको मिल जाएगा वो पैसा, ठीक है, इसलिए एसेट है। अभी क्या पूछ रहे हैं, क्या करने के लिए पूछ रहे हैं? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्लिक ऑपरेटिंग किस मेथड में करने के लिए बोला है क्या? नहीं बोला है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, पहले हम फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग देख लेंगे, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पहला था परचेज ऑफ लैंड, कितना? इन्वेस्टिंग मतलब पहले हम बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट में एसेट्स देख लो, फिक्स्ड एसेट्स, पहले पीपीई का नोट देख लेना। परचेज ऑफ लैंड कितने का है? 9,60,000 माइनस 4,80,000, 4,80,000 इज द परचेज वैल्यू। माइनस है प्लस है? हाँ, माइनस होगा, क्यों? आउटफ्लो है, हम परचेज कर रहे हैं तो कैश बाहर जाएगा, ठीक है।
हाँ, नेक्स्ट आइटम क्या था? बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। लास्ट में एक बार देखो, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड, एकदम लास्ट लाइन, क्वेश्चन के एकदम लास्ट लाइन, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 was 7,20,000। समझ गया? ओपनिंग बैलेंस 36 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 57,60,000 है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर सेल भी है इक्विपमेंट का, इसलिए कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का अकाउंट ले लो। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट लेजर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 36 lakhs। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 57,60,000। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड 7,20,000। This is the opening balance, this is the closing balance, this is the asset sold। एसेट सोल्ड होने से एंट्री क्या होगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है टू एसेट अकाउंट, तो इसलिए एसेट अकाउंट में मैं क्रेडिट से डाल दिया। ठीक है। अभी जो भेजा है उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दे दिया है। एक बार देख लेना अदर इनकम में, P&L में अदर इनकम में दिया था ना। हाँ, 1,20,000 कितना था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 1,20,000 है। समझ गया? लेकिन अभी जो जब भेजा था तब डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, ओपनिंग प्रोविजन कितना है? ओपनिंग accumulated provision और provision for depreciation। 57,60,000 के नीचे देखो 13,20,000 है ना। दिस इज नथिंग बट accumulated depreciation। डिप्रिसिएशन दो तरीका से चार्ज कर सकते हैं। एक तरीका है डिप्रिसिएशन टू एसेट, डिप्रिसिएशन सीधा P&L में जाएगा। दूसरा है डिप्रिसिएशन टू एसेट, डिप्रिसिएशन प्रोविजन क्रिएट करेगा। प्रोविजन मतलब क्या? इसका इंटेंशन क्या था? जब प्रोविजन क्रिएट कर रहा है एसेट हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। कॉन्सेप्ट पता है ना ग्रुप 1 में? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मॉडल है। सर कैसे पता चल गया? अगर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट सीधा 44,40,000 दे देते हैं बैलेंस शीट में, तब एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मॉडल फॉलो नहीं कर रहा है, सीधा 44,40,000 सीधा दे देते हैं। लेकिन वो लोग कॉस्ट दिखाया था 57,60,000, उसके नीचे उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 13,20,000 दिखा रहा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट डिप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल नाउ, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट till now. How much was the depreciation charged? 13,20,000. Till last year, how much was the depreciation charged? 12 lakhs. Very good. ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ बोल सकते हैं क्या? हाँ माइनस कर लीजिए, कितना होगा? करेक्ट। टिल लास्ट ईयर डिप्रिसिएशन 12 lakhs है, 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन है। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं? लेकिन P&L में देखो डिप्रिसिएशन कितना था? 6 लाख है। तो इसका मतलब है जो इक्विपमेंट सेल किया 7,20,000, इसका डिप्रिसिएशन भी है उसमें। देख लेना कैसे होगा। अभी जो डिप्रिसिएशन अकाउंट है उसको ओपनिंग बैलेंस बोलो मुझे,
एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को ओपनिंग बैलेंस, नहीं ओपनिंग 12 lakhs ना, ये तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होगा, इसलिए क्रेडिट से 12 lakhs, क्लोजिंग वेरी गुड 13,20,000। ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन कितना था? नो ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन, ड्यूरिंग द ईयर P&L में जो दिया था, हाँ 6 लाख है सर। ड्यूरिंग द ईयर आपको कैसे पता चल गया? P&L में डेबिट किया है, समझ गया? P&L में डेबिट किया है मतलब एंट्री क्या होता है? P&L टू डिप्रिसिएशन, P&L टू डिप्रिसिएशन। P&L में गया मतलब क्या था? डिप्रिसिएशन P&L में गया, एक्सपेंस ना, समझ गया? डिप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो वाला, ठीक है? डाउट है क्या? मैं एक बार एग्जाम्पल एक ले लेता हूं। 2020 में एक एसेट को खरीद लिया 10 lakhs पे, ओके 10% डिप्रिसिएशन है, ठीक है? 2021 में कितना होगा वैल्यू? 9 lakhs होगा, यस और नो? बिकॉज डिप्रिसिएशन इज एट द रेट 10%, सो 10 lakhs के ऊपर 10% इज 1 lakh। डिप्रिसिएशन SLM मेथड में ले लो, ठीक है? तो 1 लाख होने से ओपनिंग बैलेंस कितना होगा एसेट का? 2021 में 9 lakhs होगा, क्लियर टिल नाउ? हाँ 2022 में कितना होगा ओपनिंग बैलेंस? 8 lakhs होगा। 2023 में 7 lakhs होगा, क्लियर ना? 2024 अभी करंट ईयर 6 lakhs होगा। एनी डाउट टिल नाउ? नो? इस मॉडल में, ये मॉडल सीधा नेट एसेट का कॉस्ट दिखा रहा है बैलेंस शीट में, है कि नहीं? समझ गया? इस मॉडल में क्या होता है एंट्रीज? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इनिशियली एसेट 10 lakhs था, डिप्रिसिएशन 1 lakh हो गया, इसलिए एसेट का वैल्यू नेक्स्ट ईयर में 9 lakhs हो गया, समझ गया? ये डिप्रिसिएशन अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट, ये P&L में जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, अंडरस्टूड? हर ईयर P&L में जाएगा वो। सर डिप्रिसिएशन डेबिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको जीरो करने के लिए क्रेडिट करना है, तो इसलिए डिप्रिसिएशन क्रेडिट किया, P&L को डेबिट किया, समझ गया? P&L में जाएगा डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन होगा, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन दूसरा मॉडल है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मॉडल, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। सर इस मॉडल में क्या करेगा? बैलेंस शीट अगर देखेगा, पीपीई बोल के पहला ईयर में 10 lakhs दिखेगा, ठीक है? क्योंकि खरीद लिया, सोच लीजिए 31 मार्च 2020 में ही खरीद लिया, लास्ट डे में खरीद लिया, इसलिए डिप्रिसिएशन नहीं है लास्ट इस ईयर में, ठीक है? इसलिए 10 lakhs है, इधर बैलेंस शीट में 10 lakhs ही दिखेगा, ठीक है? पीपीई बोल के 10 lakhs ही दिखेगा। अभी सेकंड ईयर में इधर बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 9 lakhs दिख रहा है, लेकिन इस मॉडल में कैसे दिखेगा? पीपीई 10 lakhs माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, कितना है? 1 lakh। नेट कितना है? 9 lakhs। बैलेंस शीट में ऐसा दिखेगा, समझ गया? समझ गया? थर्ड ईयर में कैसे दिखेगा? 2021, ये 2022 में कैसे दिखेगा? पीपीई 10 lakhs सेम, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना होगा? 2 lakhs होगा, वेरी गुड।
8 लाख नेट दिखेगा बैलेंस शीट में। इस केस में भी 8 लाख दिख रहा है, इस मॉडल में भी 8 लाख ही दिखेगा, लेकिन इसको अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोल रहा है। समझ रहा है? इसका एंट्रीज क्या होता है, इसका एंट्रीज देख लेना। ये जो है ये नॉर्मल मेथड में है। इस केस में क्या होता है, डिप्रिसिएशन टू एसेट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, इधर तक ठीक ही है, समझ गया। लेकिन ये डिप्रिसिएशन अकाउंट को पी एंड एल में नहीं जाएगा, प्रोविजन में जाएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसलिए आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोल के एक सेपरेट अकाउंट दिखा रहा है। समझ गया ना? क्लियर? फिर थर्ड ईयर में कैसे दिखेगा, बोलिए कोई। पीपीई 10 लाख लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है, 3 लाख होगा। नेट वैल्यू 7 लाख। 2024 में पीपीई 10 लाख, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 4 लाख, नेट वैल्यू इज 6 लाख होगा। अंडरस्टूड ना? बोथ वेज में कैसे डिफरेंस होता है, समझ गया। अभी इधर देख लो, ये ओपनिंग प्रोविजन है, समझ गया। ये क्लोजिंग प्रोविजन है। प्रोविजन इज नथिंग बट अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर पी एंड एल में कितना गया था, 6 लाख गया था। बैलेंसिंग फिगर कितना है बोलो मुझे इधर, $12 लाख प्लस 6 लाख 18 लाख होगा ना। 18 लाख माइनस 13 लाख 20,000, बैलेंसिंग फिगर कितना है, 4,80,000। ठीक है। दिस 4,80,000 इज नथिंग बट द डिप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। समझ गया? डिप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, एसेट से एसेट जो सेल किया है उसका कॉस्ट कितना है, एसेट जो सेल किया उसका कॉस्ट क्वेश्चन में बोला है, देखो लास्ट पॉइंट। एक बार उसको लाइन को पढ़ो। हाँ, इसका ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा है, मतलब इसी मॉडल में देख लेना, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 10 लाख। हर ईयर में देख रहे हैं ना। लेकिन इस ब्लॉक में जो बैलेंस शीट में दिया था 57,60,000, इसमें बहुत सारे एसेट्स है ना, इसलिए उसका कॉस्ट कितना है मुझे बता रहा है। कितना था, 7,20,000। कहा जा रही है, हाँ 7,20,000। टिल डेट कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया था इस एसेट पे, 4,80,000। समझ गया ना। ओपनिंग बैलेंस 12 लाख है, ड्यूरिंग द डिप्रिसिएशन पी एंड एल में डेबिट हुआ 6 लाख है। सर क्लोजिंग होना चाहिए 18 लाख है, लेकिन क्लोजिंग क्यों 13,20,000 है, बिकॉज जो एसेट सेल हो गया उसका प्रोपोर्शनेट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी निकालना पड़ेगा उस अकाउंट से। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल है देख लीजिए इधर 10 लाख, सोच लीजिए इसमें 2 एसेट है 5 लाख का। समझ गया। अगर मैं 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 2024 तक लेके आया था, इसमें 2 एसेट है, याद रखना। अभी सोच लीजिए 2024 में एक एसेट को मैं बेच दे रहा हूं, तो एसेट जो भेजा है उसका कॉस्ट कितना होगा, 5 लाख। ठीक है सर, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलिए मुझे। इधर तक
3 लाख होगा इधर तक, कैसे 3 लाख? हाँ करेक्ट, 50,000 होगा, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा इधर। 2024 में कैसे आया था? 6 लाख, 10 लाख माइनस 4 लाख ना, तो मुझे 10 लाख माइनस 4 लाख की 6 लाख ना। हाँ हाँ 4 भी है ना, नहीं इसको पूरा ऐड नहीं करना है, 5 लाख नहीं, कैसे देखो 9 लाख है इधर, यस 10 लाख एसेट्स में दो 5 लाख है, 9 लाख कैसे हो गया? 50,000 डिप्रिशिएट हो गया। सेकेंड ईयर 8 लाख हो गया, 5 लाख में से 1 लाख डिप्रिसिएशन, 5 लाख में से 1 लाख डिप्रिसिएशन। सो सेकेंड ईयर तक डिप्रिसिएशन कितना हुआ एक्यूमुलेटेड? 2 लाख हुआ है, ये 2 लाख। 50,000 नहीं मिलना है, क्यों वो 50,000 मिल रहा है? इधर फर्स्ट ईयर में टोटल डिप्रिसिएशन कितना था? फर्स्ट ईयर में 1 लाख है, 1 लाख कितना एसेट्स का डिप्रिसिएशन है? 2 एसेट्स, तो एक एसेट का कितना होगा? 50,000 होगा, ये इस ईयर का, ठीक है। इस ईयर में कितना डिप्रिसिएशन हुआ? 1 लाख हुआ है, उस 1 लाख में ऑलरेडी ये 50,000 है ना। हाँ ये 1 लाख प्लस, ये 1 लाख प्लस अनदर 1 लाख ना, ये 2 लाख प्लस अनदर 1 लाख ना, इसमें ऑलरेडी है ना। तो मुझे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टोटल कितना बताओ? 5 लाख का। क्यों नहीं निकालेगा? इधर 3 लाख, हाँ फोर्थ ईयर भी है ना, 1 2 3 फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर में डिप्रिसिएशन कितना है एक्यूमुलेटेड? हाँ 2 लाख 2 लाख, तो एक एसेट का कितना एक्यूमुलेटेड है? 2 लाख है ना, तो 5 - 2 3 लाख नेट, मतलब WDV वैल्यू है, समझ गया ना। WDV कितना है ऑन द डेट ऑफ सेल, हम WDV देखना पड़ेगा, क्योंकि बेचने के समय उसका WDV वैल्यू कितना है देखना पड़ेगा ना। सो WDV वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल कितना था? WDV वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल 6 लाख कैसे होगा? कैसे कंफ्यूज था? देखो 10 लाख हो गया है, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, 5 लाख 5 लाख लिखूंगा, ठीक है। 5 लाख 5 लाख, इसके ऊपर 10% कितना है? 50,000, ये 2021 का ना डिप्रिसिएशन 4,50,000 होगा, इसमें और 50,000, इसमें और 50,000 जोड़ेगा ना, तो 1 लाख हो जाएगा इधर, कितना होगा? 3,50,000 होगा। ये 2022 का है डिप्रिसिएशन, इसमें अभी 2023 का ले लो, 1,50,000 है कि नहीं, 2 लाख हो गया। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कितना होगा? 2 लाख होगा, 0 हो जाएगा। ये तो WDV में है कि नहीं, ये तो WDV में अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा तो ऐसा है, SLM में करना है ना।
एसएलएम में करना है ना, एसएलएम मेथड में। एसएलएम मेथड में कैसे होता है, 5 lakhs माइनस 50,000, 4,50,000 होगा ये फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में 5 lakhs माइनस 1 lakh, 4 lakh। 2023 में 5 lakhs माइनस 1,50,000, ये माइनस क्या था, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है कि नहीं, 3,50,000। 2024 में 5 lakhs माइनस कितना है, 2 lakhs, वेरी गुड, 3 lakhs हो गया। दिस इज द WDV बिफोर सेल। ये हम अभी ये सब इसमें नहीं कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर कर लीजिए। देख लीजिए अभी फर्स्ट ईयर में बैलेंस शीट में 4,50,000 दिखेगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 50,000 है, ठीक है। सेकंड ईयर में बैलेंस शीट में नेट एसेट वैल्यू 4 लाख दिखेगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये 50 प्लस ड्यूरिंग द ईयर 50, ठीक है। इधर टिल लास्ट ईयर 1 लाख है, इस ईयर और 50,000, टिल लास्ट ईयर 1,50,000 है, इस ईयर और 50,000। WDV कितना हुआ था, 3 लाख हो गया। कॉस्ट कितना है उसका, 5 लाख, WDV 3 लाख, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है, 2 लाख। समझ गया ना क्वेश्चन क्या था। सर अभी मैंने ऐसा 2 असेट है मेरे पास, ठीक है, अगर एसेट में सेल कर दे रहा हूं तो उसका प्रोपोर्शनेट एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी मैं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट से निकालना पड़ेगा, क्योंकि कल से वो मेरा बुक्स में एसेट नहीं है कि नहीं, क्योंकि वो बेच दे रहे हैं ना एसेट को। तो इसलिए इधर देखो, ये जो 4,50,000 है डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर कैसे है, ओपनिंग इतना है, ड्यूरिंग द ईयर डिप्रिसिएशन 6 लाख है, क्लोजिंग 18 लाख होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया था 13,20,000। तो ये बैलेंस जो बचेगा वो इनडायरेक्टली डिप्रिसिएशन रिलेटिंग टू एसेट सोल्ड। समझ गया, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, क्वेश्चन में दे दिया है। ये डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अभी WDV कितना था, दिस इज एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, दिस इज कॉस्ट, ठीक है। WDV ऑफ एसेट सोल्ड 2,40,000 है क्या, ओके, ठीक है। अगर इतना WDV वैल्यू का 2,40,000 का अगर मैं 2,40,000 में ही बेच देता हूं, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं रहेगा, लेकिन P&L में कुछ प्रॉफिट दिया था, कितना प्रॉफिट है, 1,20,000। तो इनडायरेक्टली मैंने एसेट को कितना में बेचा है, 3,60,000, वेरी गुड। समझ गया ना, फ्लो समझ गया ना। whenever you are following this accumulated depreciation method, whenever an asset is sold, you have to remove the proportionate accumulated depreciation also relating to that asset। समझ गया, तो ये निकाल दिया। प्लस प्रॉफिट कितना था, 1,20,000, कितना, 3,60,000 में बेचा है वो, क्लियर। सर एसेट सोल्ड कौन सा एक्टिविटी होगा, इन्वेस्टिंग में होगा। इनफ्लो या आउटफ्लो है, इनफ्लो है, इनफ्लो है, देख लेना इधर। सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना में बेचा है, 3,60,000, प्लस है माइनस है, प्लस। अंडरस्टूड, क्लियर ना। इसलिए मैंने वो पूरा बैकग्राउंड बता रहा हूं। 2 मेथड होते हैं, एक सीधा डिप्रिसिएशन मेथड, दूसरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेथड।
एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में बैलेंस शीट में हर ईयर में आपको दिखेगा टोटल एक्यूमुलेटेड कितना है, समझ गए। अभी परचेज कितना किया था, मुझे बोलो परचेज कितना किया है। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अकाउंट है ना, ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड इतना है, बैलेंस क्या होगा इधर, बैलेंसिंग फिगर देखो कितना है, सर ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, पीपी नोट में देख लीजिए, ओपनिंग बैलेंस यही है ना 36 लैक्स, 36 लैक्स ये है ना। 36 लैक्स में से 7,20,000 सेल हो गया, बैलेंस कितना होना चाहिए आइडियली क्लोजिंग, क्या 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 33 लाख, मैं जो बोल रहा हूँ वो टाइप कीजिए। 36 लैक्स ओपनिंग है ना, 7,20,000 बेच दिया, उसमें से 36 लैक्स माइनस 7,20,000 कितना हो रहा है देख लीजिए, 28,80,000। आइडियली क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए, समझ गए। आइडियली क्लोजिंग बैलेंस 28,80,000 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितना है सर, क्यों बढ़ गया था, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है। बैलेंस कितना है देखो, 57,60,000 माइनस 28,80,000, $28,80,000 आ रहा है ना। ये क्या था, ड्यूरिंग द ईयर परचेस्ड, समझ गया। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लीजिए। 36 लैक्स ओपनिंग होना चाहिए सर, इस 36 लाख से 7,20,000 बेच दिए, एक्चुअली कितना होना चाहिए 36 माइनस 7,20,000 वो क्लोजिंग होना चाहिए, है कि नहीं। कितना 28,80,000 कुछ बोला है, उतना होना चाहिए, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में कितना दिया है 57,60,000 दिया है। सर कैसे बढ़ जाएगा बैलेंस, परचेस करने से बढ़ जाएगा। परचेस कितना किया था, ये बैलेंसिंग फिगर, समझ गया ना। दिस इज परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, तो परचेज होने से क्या होगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग आउटफ्लो होगा, वेरी गुड, माइनस परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट कितना, माइनस 28,80,000। और कुछ आइटम्स है क्या इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में और कुछ नहीं है, क्योंकि पीपीई में सिर्फ 2 है, पीपी में अगर सिर्फ 2 है तो इन्वेस्टिंग भी वही होगा। पीएनएल में देखो कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ इनकम है क्या, पीएनएल में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं था। इन्वेस्टिंग का कैश कितना हुआ देख ली ना, माइनस 28,80,000 माइनस 4,80,000 प्लस 3,60,000, कैलकुलेट करो। 30 माइनस है प्लस है, माइनस, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्लियर, सॉरी इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग 30 lakhs। नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, बताओ कितने हैं। फाइनेंसिंग मतलब लाइबिलिटीज में देखना है, ठीक है। लाइबिलिटीज में पहला शेयर कैपिटल है, पहले 36 lakhs था लास्ट ईयर, इस ईयर कितना हो गया 44,40,000 हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितना है देखो, कैपिटल बढ़ गया कि कम घट गया, बढ़ गया, कैसे बढ़ जाएगा, इश्यू किया है
8 लाख। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ना, इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो है। इनफ्लो है आउटफ्लो है? हाँ हाँ वही है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? इनफ्लो ना, प्लस कितना अमाउंट? 8,40,000। नेक्स्ट, वेरी गुड। डिविडेंड पेड कहाँ दिया था पीएनएल में? देखो 7,20,000 डिविडेंड। डिविडेंड पेड। लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एग्जांपल डिबेंचर्स है, समझ गया? बैंक लोन कुछ है तो वो भी तब ये आएगा इधर, ठीक है? समझ गया ना? बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कुछ दिया नहीं है, अगर होने से इधर आएगा, इसमें नहीं था इसलिए। डिविडेंड पेड आउटफ्लो है इनफ्लो है? आउटफ्लो, माइनस होगा। कितना माइनस? 7,20,000। तो नेट देख लो कितना है, इनफ्लो है आउटफ्लो है फाइनेंसिंग से? $1,20,000 प्लस ना। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है। अभी मेन पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डायरेक्ट मेथड में कोई बोलेगा क्या आंसर कैसे होगा? डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट करेंगे ना, हाँ डायरेक्ट कर लेंगे। आंसर में क्या दिया था? डायरेक्ट दिया इनडायरेक्ट दिया? नहीं, कैसे देखने से पता चल जाएगा ना डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। हाँ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया ना होने से कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट होगा। हाँ हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन किस मेथड में दिया था एटलीस्ट तो पता होना चाहिए ना। आपका नाम क्या था? अंकिता। अंकिता बोल रहे हो सर कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट ही किया होगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिया है आंसर में, तब इनडायरेक्टली कौन सा मेथड लिया है? इनडायरेक्ट मेथड लिया है। एक्चुअली इस सब में इनडायरेक्ट मेथड ही कंफर्टेबल है, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ बाद में। दो मेथड मैं बोल दूंगा, कोई बात नहीं, मैं इनडायरेक्ट भी बोल दूंगा डायरेक्ट भी बोल दूंगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मेथड इनडायरेक्ट में ही सूट होगा। क्यों, मैं बताता हूँ लास्ट में, ठीक है? पहले डायरेक्ट में सेल्स, सेल्स सेल्स कितना है देखो क्वेश्चन में? टू, कहा 1 करोड़ हो गया? हाँ, लेस के, लेस ये सब किया है, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस किया, डिप्रिसिएशन लेस किया, ये सब लेस किया था। बी तक मतलब ये टोटल लेस किया। बी टोटल कितना था? 2,44,80,000 ना। वो 2,44,80,000 कैसे आया था? 1,98,00,000, 6,00,000, 24,00,000, 8,00,000, 8,80,000, ये सबको ऐड किया है, समझ गया ना? अभी सेल्स बताओ मुझे कितना है? इसके लिए अलग अलग से वर्किंग नोट करना पड़ेगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, पहला पॉइंट है। सेल्स टोटल कितना दिया था? 2,52,00,000। इधर देखो सेल्स, ये कैश सेल्स है क्रेडिट सेल्स है पता नहीं,
डायरेक्ट मेथड करने से हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, सब क्रेडिट सेल सोच लेना, ठीक है, सब क्रेडिट सेल सोच लेना, तो ये सब डेटर्स हो जाएगा। ओपनिंग डेटर्स बैलेंस कितना है, ओपनिंग डेटर्स बैलेंस, हाँ वेरी गुड, 16,80,000 कहाँ से आया था, ट्रेड रिसीवेबल्स में देखो, ठीक है कि नहीं। ये टोटल डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर, ये ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग कितना होना चाहिए आइडियली, होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग जो डेटर्स बैलेंस है बताओ मुझे, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस बोलो मुझे। डेटर्स ओपनिंग बैलेंस 16,80,000 ना, क्लोजिंग बैलेंस बोलो 18,60,000। ड्यूरिंग द ईयर डेटर्स है 2,52,00,000 है कि नहीं, हाँ पूरा डेटर्स ही मानना पड़ेगा, क्यों ना, हमको पता नहीं ना, तो पूरा डेटर्स में ले लो, ये ओपनिंग है, इसको ऐड करो, बैलेंसिंग फिगर जितना है वो कैश आ गया। इधर देखो, ओपनिंग 16,80,000, ड्यूरिंग द ईयर डेटर्स कितना आया था 2,52,00,000, क्लोजिंग कितना होना चाहिए, ये दोनों ऐड करने से होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितना है 18,60,000 है। सर क्यों घट गया था, ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव हो गया, समझ गया, कैश कितना हुआ देखो, बैलेंसिंग फिगर देखो उधर, 16,80,000 प्लस 2,52,00,000 माइनस 18,60,000, हाँ 2,50,20,000, वेरी गुड, दिस इज द कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इधर मैं क्लोजिंग बैलेंस रिड्यूस कर रहा हूँ 18,60,000, ये भी सेम होगा, ऐड माइनस नेट 2,50,20,000 इज द आंसर, समझ गया ना, लिख लीजिए अच्छे से। कैश फ्लो स्टेटमेंट सब में मेन दिक्कत होगा ये ऑपरेटिंग में ही है कि नहीं, तो ऑपरेटिंग ठीक से देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है सेल्स में, कैश सेल्स कितना है हमको पता नहीं, तो हमने टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स मान लिया, ये ओपनिंग होगा, क्लोजिंग एक्चुअली इतना होना चाहिए लेकिन 18,60,000 ही है, तो बैलेंस जो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। This is cash received from debtors. समझ गया, अभी सिमिलरली परचेजेस कैश पेड टू क्रेडिटर्स भी देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्किंग नोट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखो, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स, है कि नहीं, इसमें परचेजेस होगा, हाँ ये परचेजेस है, तो ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस कितना था, 1,98,00,000, कुछ नहीं बोला है, ये सब क्रेडिट परचेजेस मानो, समझ गया।
ठीक है सर, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है बोलो? वेरी गुड, 24 lakhs ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है देखो? वेरी गुड, 23,40,000। सो कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना है बोलो? $198.60। ठीक है, दिस इज कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अभी एक बार ऑपरेटिंग में जाएंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना था? कैश फ्रॉम डेटर्स टू इतना ही है ना? हाँ, ये प्लस होगा, यस और नो? ये तो कैश रिसीव्ड है। अभी कैश पेड देखना है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स माइनस होगा ना 1,98,60,000। क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट आइटम देखो, उसमें डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, इग्नोर करना है। सैलरीज वेजेस है 24 lakhs, ये तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। सैलरीज प्लस या माइनस? माइनस कितना? 24 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट कितना था? नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है कि नहीं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये भी समझ सकते हैं कि कुछ अदर एक्सपेंसेस है, वो लिखा नहीं ना क्या था बोल के। हाँ, इसके लिए भी वर्किंग नोट में जाओ। सर सीधा क्यों नहीं ले रहा है मैं बताता हूँ। ऑपरेटिंग स्लैश अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कितना था ड्यूरिंग द ईयर? पीएनएल में कितना दिया है? 8 lakhs दिया था। एक बार नोट नंबर 3 में देखो, अदर करंट लाइबिलिटीज। नोट नंबर 3 में देखो, अदर करंट लाइबिलिटीज है। हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 4,80,000। तो ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 2,40,000 करेक्ट, माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 4,80,000। नेट पेमेंट कितना होगा? पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर बोलो। एक्सपेंसेस पेड, अदर एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना? 8 lakh प्लस 5,60,000। डायरेक्टली क्यों नहीं लिया है मैं बता रहा हूं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था? 2,40,000, समझ गया? अगर क्लोजिंग भी 2,40,000 होने से ड्यूरिंग द ईयर जो एक्सपेंस है 8 लाख जो भी है हमने पेमेंट कर दिया, मतलब है। एग्जाम्पल देखो इधर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो दिया था वो लोग, उसका मैं अकाउंट ले रहा हूं। ओपनिंग कितना था? 2,40,000। सर अगर ये 2,40,000 क्लोजिंग भी है तो मतलब लास्ट ईयर का पेएबल ना। अगर करंट ईयर इसका कुछ पेमेंट नहीं किया तो करंट ईयर भी पेएबल 2,40,000 होना चाहिए।
हाँ, सोच लीजिए अगर पेमेंट कर दिया तो जीरो होना चाहिए, करंट ईयर में पेमेंट किया तो, लेकिन लास्ट ईयर पेएबल 2,40,000 है, इस ईयर पेएबल बढ़ गया 4,80,000 तक, तो मतलब करंट ईयर का जो एक्सपेंस है वो भी पेएबल है, कितना, बैलेंस। समझ गया? तो मतलब इनडायरेक्टली 8,80,000 जो है, 8 लाख जो है करंट ईयर का एक्सपेंस, उसमें से 2,40,000 पेमेंट नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर। समझ गया? 8 लाख से 2,40,000 पेमेंट नहीं किया, दैट्स वाई इधर 2,40,000 बढ़ गया ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग 4,80,000 बन गया। समझ रहे ना? ओपनिंग 2,40,000 है, क्लोजिंग 4,80,000 कैसे आएगा, बढ़ गया, पेएबल बढ़ गया, मतलब ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं किया। समझ गया? पेएबल बढ़ गया इन द सेंस ड्यूरिंग द ईयर कुछ पेमेंट नहीं किया। सर कितना पेमेंट नहीं किया, डिफरेंस जो है उतना पेमेंट नहीं किया। ठीक है, सो मतलब 8 लाख में से 2,40,000 ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं किया। पेमेंट कितना किया था, 8 लाख माइनस 2,40,000, देखो कितना है, 5,60,000। समझ गया? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? सिमिलर सेम डेटर्स क्लोज, डेटर्स का कैसे लेते हैं, क्रेडिटर्स का कैसे लेते हैं, सेम ऐसे ही है। कुछ पेएबल रह गया तो इसलिए कैश कम जा रहा है बाहर। हाँ, नहीं करना है, दे ही दिया है, ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख खर्चा हुआ है। अगर पेएबल में कुछ नहीं गया, पेएबल में कब जाएगा, अगर तुम पेमेंट नहीं करोगी तब में, तभी पेएबल में जाओगी। समझ गया ना? मैं सीधा 8 लाख ले लेता हूँ ऑपरेटिंग में, सोच लो, मैं इधर सीधा 8 लाख ले लेता हूँ, इधर लेना है, इधर कब लेंगे, अगर 8 लाख पेमेंट कर दिया तभी लेंगे। सर इसमें 8 लाख नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ, कैसे पता चल गया सर आपको, देख लीजिए बैलेंस शीट में पेएबल्स बढ़ गया, ड्यूस बढ़ गया, तो ड्यू कैसे बढ़ जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर कुछ खर्चा है, उसको तुमने पेमेंट नहीं किया है इसलिए बढ़ गया। अंडरस्टूड ना? हाँ, इसलिए 8 लाख नहीं लेना है इधर, 5,60,000 ही लेना है। अंडरस्टूड? हाँ, ये इसलिए पहले सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर सोच लीजिए इसी अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया था ना, इसके ऊपर सैलरीज एंड वेजेस भी दिया है, सैलरीज एंड वेजेस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है, तब हम सैलरीज एंड वेजेस सीधा 24 लाख इधर नहीं लेंगे, सेम ही करेंगे वर्किंग नोट। हाँ हाँ हाँ, अकाउंट में भी, अकाउंट में भी कर सकते हैं, अकाउंट मॉडल में भी कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर जो लेते हैं ना वो ये भी कर सकते हैं, या ऐसा फॉर्मेट भी कर सकता है। हाँ 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 हाँ, स्टार्टिंग में भी वर्किंग नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग नोट्स कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ तभी तो आ जाएगा, फॉर्मेट डाल के रख सकते हैं, स्टार्टिंग में फॉर्मेट दे दो, बाद में वर्किंग नोट्स डाल दो, जो वर्किंग नोट चाहिए वो कर लेना। समझ गया ना? हाँ, 5,60,000 ही पेमेंट हुआ, इसलिए मैं 5,60,000 ही ले रहा हूँ। समझ गया? कितना था अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 5,60,000 ना, प्लस या माइनस है, माइनस होगा, वेरी गुड, क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट एडवांसेस देखो, एडवांसेस सर ओपनिंग में 78,000 है, क्लोजिंग में 90,000 हो गया, कैसे? और कुछ एडवांस दे दिया, कितना दे दिया एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, 90, 12,000 एडवांस दे दिया,
12,000 एडवांस देती है तो कैश इनफ्लो है आउटफ्लो है? हाँ, एडवांस दे दिया है। हम लोग को नहीं, हम दे दिया है। अगर आप बाड़ी मतलब घर को बाड़ी में लेने के लिए आप एडवांस देते हैं या मालिक देगा तुमको? आप ही देगा ना। एसेट आपको होगा क्योंकि रिसीवेबल है, हम अभी दे रहे हैं, फ्यूचर में हमको आ जाएगा ना। समझ गया? इसलिए एसेट में दिख रहा है। अगर लाइबिलिटीज में दे रहा है तब आउटफ्लो है, तब इनफ्लो है, सॉरी। ये तो आउटफ्लो होगा ना। हाँ, एडवांस कितना था? एडवांस पेड ड्यूरिंग द ईयर, एडवांस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 12,000 आउटफ्लो है। ठीक है। अभी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देख लेना, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस मुझे कितना है बताओ? ओपनिंग का, ओके, ओपनिंग का 26 लाख। क्लोजिंग कितना हो गया? 9,60,000 हो गया। सर कैसे हो गया, हो जाएगा? कम का कब होगा? बेचेगा तब होगा। ये डायरेक्ट कैश सेल है। पहले जो लिया था वो क्रेडिट सेल है। समझ गया? इन्वेंट्री कैश सेल ना। इन्वेंट्री कम हो गया, कैसे होगा? बेच दिया तभी तो कम होगा ना। हाँ, क्रेडिट में भी बेच सकते हैं। तो आप बोल रहे हैं ये जो है उसमें आ गया, डेटर्स में आ गया। वो डेटर्स का कहा है, देख लेंगे दोबारा। ये वाला कैश सेल है। अगर देख लीजिए, अभी इधर इन्वेंट्री का इफेक्ट भी देगा, तब टोटल सेल्स मानना पड़ेगा। समझ गया? अगर इधर ओपनिंग डेटर्स बैलेंस, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस ही कंसिडर किया है ना, अगर इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस, ओपनिंग इन्वेंट्री बैलेंस भी ले लेगा, तब टोटल सेल्स होगा। समझ गया? मैं तो इधर लिया नहीं ना, तो इसलिए अलग से ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इधर ले लीजिए। ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री, इसको निकाल दो। ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ कितना है? 26 लाख माइनस क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ? कितना है? कितना है? हाँ, अभी नेट बैलेंस देखो। नहीं है तो अलग से ले लो, मैं तो अलग से ले रहा हूं। कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा डिफरेंस का नहीं बोल रहा हूं, वो ऐसा ही है प्रोसेस। तो कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ होते हैं? बैलेंस शीट कुछ आइटम्स में भी इन्वॉल्व होते हैं ना। एग्जाम्पल, हमें एडवांस कैसे पेमेंट हुआ है, कैश इंपैक्ट हो रहा है ना इसमें। ये तो ऑपरेटिंग का नहीं है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री टू ऑपरेटिंग। कैसे? सर, हम क्रेडिट में परचेज करने के लिए हम तो एडवांस देना पड़ेगा क्रेडिटर को। समझ रहे ना? कुछ बैलेंस शीट आइटम्स में भी देखना पड़ेगा कैश फ्लो कैसे होता है। डिपॉजिट बढ़ गया, डिपॉजिट कम हो गया, उसमें कैश फ्लो होते हैं ना, वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए मैं इन्वेंट्री उधर इंक्लूड नहीं किया, इधर अलग से कर रहा हूं। कितना अमाउंट? 16 लाख। तो ये कैश सेल्स मान लीजिए, इधर कैश रिसीव्ड लिख दो। कैश रिसीव्ड कितना होगा? प्लस होगा ये 16 लाख
80,000। अभी टोटल, अभी एक और आइटम है टैक्स, ठीक है, एक और आइटम है टैक्स। P&L में कितना दिया था प्रोविजन? 8,80,000, लेकिन बैलेंस शीट में अलग अलग अमाउंट्स है। इसका मैं ये वर्किंग नोट बना रहा हूं, देख लीजिए। टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल ओपनिंग प्रोविजन कितना था? ओपनिंग बैलेंस कितना है टैक्स पेएबल का? कहाँ देख रहे हैं 24 लाख? हाँ, ओपनिंग कितना था? नोट में देख, नोट नोट, इनकम टैक्स पेएबल, हाँ कितना है? 1,20,000 ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं? क्लोजिंग कितना दिया था? 1,32,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन कितना लिया है? ड्यूरिंग द ईयर देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स P&L में देखो, 8,08,000। हाँ, 8,80,000। 8,80,000 ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन क्रिएटेड है। तो बैलेंसिंग फिगर देखो कितना है? ये इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। नहीं है तो स्टेटमेंट मोड में देख लेना। इनकम टैक्स प्रोविजन, ठीक है, 8,80,000 जो P&L में है। एड ओपनिंग 1,20,000 लेस क्लोजिंग 1,32,000। नेट कितना था पेड? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 8,68,000। दिस इज इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, टैक्स पेमेंट। आउटफ्लो है इनफ्लो है? आउटफ्लो होगा, माइनस कर लीजिए। टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना था? -8 लाख। अभी और कुछ आइटम्स है क्या? सर डिविडेंड नहीं आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, ये हमने उधर ऑलरेडी ले लिया इन्वेस्टिंग में, है कि नहीं? रिटेन्ड एर्निंग्स, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, ये तो टोटल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हैं? क्लोजिंग P&L बैलेंस है। बैलेंस शीट में एक बार देखो, शेयर कैपिटल हमने फाइनेंसिंग में ले लिया। रिजर्व ऑन सरप्लस क्या होगा? अप्रोप्रिएशन आइटम है, कैश फ्लो नहीं होगा उसमें। ट्रेड पेबल्स हमने इधर ले लिया ऑलरेडी क्रेडिटर्स में, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हम ये अमाउंट कैलकुलेट करने में ले लिया है। इधर देखो, हम ये अमाउंट कैलकुलेट करने में ले लिया है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या था? इनकम टैक्स पेएबल है, तो इनकम टैक्स पेएबल हम इसमें ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पीपीई कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग होगा, वो नहीं आएगा। इन्वेंट्री सर हम ये कैश, कहा है इधर? कैश सेल्स, इसमें ले लिया, ठीक है। नहीं है तो ये इधर में भी ले सकते हैं साथ में, डेटर्स के साथ, मैंने ऑलरेडी दिखाया था, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ ले लिया? इसमें ले लिया। ओपनिंग डेटर बैलेंस, क्लोजिंग डेटर बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यही है, हम इसमें ही हम चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, है कि नहीं। टैली करने के लिए हम लास्ट में देखते हैं ना, ओपनिंग कैश कितना था, क्लोजिंग कैश कितना था, हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था उससे टैली हो रहा है कि नहीं, हम देखेंगे ना, हम इससे ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हम इधर ले लिया, ठीक है। सब आइटम्स हम कहीं ना कहीं ले लिया। अगर आप बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री इसमें चेंज क्यों ले रहा है, अगर छोड़ देगा कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं होगा, समझ गया। हर एक आइटम का इंपैक्ट कहीं ना कहीं आना चाहिए,
है कि नहीं? एक्सक्लूडिंग ओनली, क्या एक्सक्लूड करेगा? नॉन कैश एक्सपेंसेस को ही एक्सक्लूड करेगा। एग्जाम्पल डिप्रिसिएशन, समझ गया? मैंने पूरा क्वेश्चन में सिर्फ डिप्रिसिएशन को ही एक्सक्लूड किया है, बाकी सब आइटम्स मैंने ले लिया है कि नहीं? अगर इन्वेंट्रीज भी छोड़ देगा आप लोग, वो नॉन कैश होने से ही छोड़ना है। अगर इन्वेंट्रीज का इफेक्ट नहीं लेगा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है? हाँ, दिस इज द रीजन। इसमें मेन पॉइंट यही था, कैश फ्लो, कैश सेल्स जो रिसीव किया वो वाला। अभी इसका टोटल देख लेना एक बार। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना है बोलो मुझे? प्लस माइनस टोटल कितना प्लसेस है? इधर देखो बोर्ड में देखो, टोटल कितना प्लसेस है? 3 है क्या? 2 है ना? 2 का टोटल करो, ये 2 का टोटल करके मुझे बताओ कितना हो रहा है? सब प्लसेस एक बार प्लस करो, सब माइनसेस एक बार ऐड करो, प्लस से माइनस रिड्यूस करो। 2,69 लाख माइनस क्या ऐड करो? माइनस सबका ऐड करो, इधर देख 1986, 1,98,60,000, 1,98,60,000 प्लस 24 लाख प्लस 5,60,000 प्लस 12,000 प्लस 8,68,000। माइनसेस सब एक बार ऐड करना है ना, प्लसेस सब एक बार ऐड करना है ना? हाँ, 23 करोड़ कहाँ से आएगा? दे दो दे दो। ये कैलकुलेटर में वो 2,37 करोड़ है ना? 2,37 करोड़ है ना? 2 करोड़ क्या? हाँ, लेकिन क्या है, प्लस माइनस रॉन्ग हो रहा है क्या? प्लस वाला गलती है शायद, एक बार देख लेना दोबारा, ये दोनों को ऐड करो। 5, 6, 6, 7 होगा ना? हाँ 7 होगा, तो नेट कितना था? 30 लाख। 30 लाख आ गया ना? ठीक है, अभी मुझे बताओ ऑपरेटिंग का प्लस है माइनस है? ये प्लस ना, ऑपरेटिंग का प्लस ज्यादा है ना, तो ये प्लस है। ऑपरेट, अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना है? प्लस 30 लाख। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बोलो। माइनस, ओ प्लस माइनस हो गया क्या? +30 -30 जीरो इधर तक। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना है? प्लस 7,20,000 हो गया क्या? ओके, 1,20,000 ना? 7,20,000 कहाँ से आया था? फाइनेंसिंग कहाँ था? मैंने गलती की है क्या है? फाइनेंसिंग देखो 1,20,000 ना? कंफ्यूज हो गया क्या अंकिता? फिर 1,20,000 नेट कितना था? प्लस, सर अभी क्रॉस चेक कर लो सर कैसे है ये कैश फ्लो फ्रॉम, ये टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट का अमाउंट है। अभी क्रॉस चेक करना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग कितना है? 6 लाख। क्लोजिंग कितना है?
7,20,000 बढ़ गया है कि घट गया? बढ़ गया। तो ये प्लस 1,20,000, ये प्लस 1,20,000 टैली हो गया। ठीक है ना? मैंने हर एक आइटम का ले लिया। अगर कैश का, अगर डायरेक्ट मेथड करेगा तो हर एक आइटम लेना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है? हर एक आइटम क्यों, जब ले रहा है हर एक आइटम, तब इम्पैक्ट सोचना पड़ेगा, कैश इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, एग्जैक्टली वैसा। ठीक है? अभी तो अगर ये चैप्टर 3 है, बाकी सम्स कर लेना। ठीक है? चैप्टर 3 क्या क्लोज कर रहे, रुको। एक इंडेक्स डिस्कस करेंगे छोटा सा। कम टू पेज नंबर हम इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 किया था ना। इंडेक्स 2 इन्वेंट्री याद है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज किया था ना, हम बहुत सारे सम्स किया था। अभी नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स है, इंडेक्स 10। मैं बताता हूं, इंडेक्स 10 पेज नंबर 404। पेज नंबर 404। टाइटल क्या है, पढ़ो। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था पहले क्लास में, कुछ याद है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। कुछ याद है इसका? क्या क्या बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। हाँ, वाह 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 वाह, एक बार उसको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दे दो। उसको याद है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कब होता है? 31 मार्च 2024 सोच लो। ठीक है? 2024 है। ठीक है ना? इधर तक सोच लीजिए, ये फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 2023-24 होगा। इस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने बनाया था। ठीक है? सोच लीजिए मैंने अप्रैल में बनाया था, 1 अप्रैल में बनाया था, 1 अप्रैल 2024 में बना के वो शेयर होल्डर्स को अप्रूवल के लिए देना पड़ेगा। सोच लीजिए मैंने शेयर होल्डर्स को अप्रूवल के लिए दिया था 30 मई 2024। ठीक है? ठीक है? सो इस टाइम पीरियड के गैप में अगर कुछ भी इवेंट होता है विच इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर्स, वो इवेंट एज्यूम करना है कि 31 मार्च के पहले कुछ इंपैक्ट होते हैं। समझ गया? और इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इंपैक्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। सोच लीजिए 30 अप्रैल 2024 में कुछ फायर एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया था? फायर एक्सीडेंट हो गया। ठीक है? अभी इस फायर एक्सीडेंट को ये 2023-24 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसमें दिखाना है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड बता देगा। सर इधर दिखाना है, नहीं दिखाना है। समझ गया? सर why to disclose this in the 2023-24 financial year? Because it happened in which financial year? 24-25 फाइनेंशियल ईयर में हुआ है कि नहीं? ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ। हाँ, 2 डेज नहीं, इसका इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी होने से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने बना दिया, वो लोग को दिखाया था, वो लोग अप्रूव कर दिया, हम कुछ नहीं करेगा ना। इसके बाद अगर होगा तो हमारा हेडेक ही नहीं है, दिखाना ही नहीं है, क्योंकि वो रोबोट नहीं है ना। कल क्या होगा हमको क्या पता है?
सेंट तो नहीं है ना, कल क्या होगा हमको पता होने के लिए। तो इसके बाद हुआ है उसको इग्नोर ही करना है, उसको ये स्टैंडर्ड कुछ बता ही नहीं रहा है, इसके बाद कुछ हो रहा है। तो ये स्टैंडर्ड का स्कोप में क्या होगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया, शेयर होल्डर्स अप्रूव करने के पहले कुछ इवेंट्स हो रहा है, उस इवेंट से इधर दिखाना है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड बता रहा है। समझ गया? हाँ। कब इंक्लूड करना है सर, अगर एडजस्टिंग इवेंट होगा है तो तब इंक्लूड करना है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा तो इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ये एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या था हम डिस्कस करेंगे। समझ गया? इस पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है या इवेंट्स जो हो रहा है उसको एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग में क्लासिफाई करना है, तुम जज करना है ये एडजस्टिंग इवेंट होगा, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। एडजस्टिंग इवेंट होने से इसका इंपैक्ट होगा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब डिस्क्लोज करना है, तब कुछ इफेक्ट देना है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट मतलब इससे कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, नॉन एडजस्टिंग। ठीक है, इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? डिस्क्लोज या इंपैक्ट देने का जरूरत नहीं है। समझ? ये होल स्टैंडर्ड का सिनॉप्सिस यही है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम एक बार ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। मेगा एक बार पढ़ लो इसका, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड। देख लेना इधर, when is to prescribe, the objective of the standard is to prescribe when an entity should adjust its financial statements. इधर देखो, when an entity should adjust its financial statement for events after the reporting period. समझ गया? And the disclosures that an entity should give about the date when the financial statements were approved for issue and events आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। समझ गया? मेनली यही बोल रहे कि ये जो इवेंट्स है इसको डिस्क्लोज करना है कि नहीं, इंपैक्ट देना है कि नहीं, यही बोल रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1। अंकिता रीड। 31 मार्च 2021 है। ठीक है, इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2020-2021। ठीक है ना? हाँ, कब अप्रूव किया है? मैं ना अप्रूव क्या अप्रैल बोल रहा है, 20 में 2021। ठीक है, हाँ हाँ। कब हुआ है एक्सीडेंट? देख लीजिए इधर हुआ है 30 मई 2021 and report and properties worth 50 lakh has been lost. Will it be considered as an event after the reporting period as per the scope of Ind AS 10? No, क्योंकि सर ये आफ्टर अप्रूवल हो गया, इधर नहीं हुआ है तो स्कोप में ही नहीं है। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, हाँ, सेकंड एग्जाम्पल भी पढ़ो। सेकंड का सीधा 3 में आ गया, बाप रे 2 उड़ गया। ठीक है, 3 पढ़ो। ये भी 31 मार्च। ओके, नेक्स्ट। 20 मई 2021। हाँ, हाँ, ये कंपनी का बिजनेस क्या था? बोरिंग करना है, टर्नल्स को बोर करना है मेट्रो रेल बनाने के लिए। ठीक है, मेट्रो जो पिलर होते हैं ना,
इसके नीचे बहुत अंदर तक बोरिंग करना पड़ेगा, तभी वो स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। हाँ, ये अप्रैल क्या पढ़ क्या हो गया, 1 जून होगा ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, while boring the work on 1st of June 2021, it hit an aquifer and as a result 18 buildings were damaged. एक्वीफर तो मतलब नीचे क्या था, एक मिनट, एक्वीफर का मीनिंग तो पता नहीं है, देख लेना क्या होता है। वो कुछ हुआ है, मतलब एक्सीडेंट जैसा हुआ है, एज ए रिजल्ट 18 बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड। हो सकता है नीचे का कुछ जो कॉमन कनेक्शन है वो हो सकता है, एक बार देख लेना गूगल में। ये क्यू यू आई, हाँ, मतलब वो एक रॉक हो सकता है, वो रॉक बहुत बिल्डिंग से लिंक है, एक रॉक में हिट हो गया तो सब ब्रेक हो गया, मतलब बना हुआ है नीचे, वही था बोरिंग, मतलब नीचे होता है ना अंडरग्राउंड में, शायद उससे कुछ लिंक है उधर सब भी बिल्डिंग्स का। एक रॉक में हिट हो गया तो शायद अर्थक्वेक जैसा बाकी सब भी हिट हो गया, समझ गए, 18 बिल्डिंग्स डैमेज हो गया, वही फंडा है। नेक्स्ट, टू द ट्यून ऑफ, ट्यून मतलब टू द एक्सटेंट, to the extent of how much, 15 crores. You are required to state with reasons how would you deal with the financial statements for the year ended 31st March 2021. ये कब पता चला है, 1 जून को पता चला है, पहले तो पता नहीं चला है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके बाद नॉर्मली अगर कुछ रिपोर्ट दे रहा है शेयर होल्डर्स को, उस रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है ऐसा बोल के, ठीक है। ये अप्रूव हो गया, घर चले गए शेयर होल्डर्स, बाद में अगर कुछ मीटिंग हो रहा है तुरंत, कुछ एजीएम जैसा, कंपनीज एक्ट में देखा होगा ना, जनरल मीटिंग्स होता है, एजीएम ईजीएम वगैरह होते हैं, अगर इसके पहले तो हमको पता नहीं है, इसके बाद अगर कोई मीटिंग हुआ है तब उस मीटिंग में बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स को। ऐसा तो बात का ही है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी दे दिया, अप्रूव हो गया, तो इसलिए ये एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड एज पर इंडेस 10। पढ़ो एक बार आंसर देखो। हम्म, ये पीरियड आइदर फेवरेबल और नॉन फेवरेबल, ठीक है। फायर एक्सीडेंट हो गया तो अनफेवरेबल है, फेवरेबल भी हो सकता है ना, लॉटरी मिल गया है कंपनी को, वो फेवरेबल है, ऐसा कुछ फेवरेबल्स भी होता है अनफेवरेबल्स भी होता है। हाँ हाँ हाँ, सो as per Ind AS 10. So this is not an event after the reporting date as per AS 10. However, this may be mentioned in the director's report बोल रहा है, अगर कुछ रिपोर्ट होगा इसके बाद तो उसमें कुछ दे सकता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को देने के बाद डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनते हैं, ऑडिटर ऑडिट होते हैं, स्टेटमेंट सब, उसमें अगर इंक्लूड करना है तो कर सकते हैं बोल रहे हैं, लेकिन ये इंडेस 10 का स्कोप में तो नहीं है, क्योंकि ये बाद में अप्रूव हुआ है, ठीक है, बाद में हुआ है बोरिंग टनल का। नेक्स्ट, हम्म हम्म, देख लीजिए इधर 31 मार्च 2021 के पहले ऑलरेडी प्रोविजन ले लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी ले लिया, ठीक है। हाँ, प्रोविजन कब लेते हैं, डाउटफुल है इसलिए लेते हैं, डाउटफुल है,
अगर कंफर्म पता है कि वो बंदा बैड डेट ही है तो प्रोविजन लेने की जरूरत नहीं, सीधा लॉस बुक कर लेता है, बैड डेट लॉस। लेकिन ये प्रोविजन है, प्रोविजन का मतलब क्या था, डाउट है कि नहीं? हाँ नेक्स्ट। ये 31 मार्च 2021 है, ये लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी बोल रहे हैं, इसके पहले ही फेब्रुवरी 2021 में ऑलरेडी 20 लैक्स सफर किया है, ठीक है। हाँ बाप रे, इधर देखो अप्रैल में इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, अप्रैल में इंसॉल्वेंट हो गया। लॉस कब हुआ उसको? फेब्रुवरी में हुआ। समझ गया? अच्छा से देखना, ये सब अभी इंडिया स्कोप में आएगा, क्योंकि अप्रूवल कब हुआ देखो, अप्रूवल का बात नहीं दिया है, अप्रूवल का नहीं दिया है। समझ गया? अप्रूवल का इसमें नहीं दिया, लेकिन लॉस कब हुआ? फेब्रुवरी में हुआ। एक बार आंसर पढ़ो। हाँ, कैन द कंपनी प्रोवाइड द फुल लॉस out of insolvency of the debtor in the final accounts for the 31st March 2021? This is the question. अभी आंसर एक बार पढ़ो। हाँ, circumstances were existing on the balance sheet date. Actually circumstance is existing before the balance sheet date here. मतलब 31 मार्च के पहले कुछ इंसिडेंट हुआ है। क्या था? जो हमने जिसको गुड्स बेचा है उसका एक लॉस हो गया। समझ गया? उसका एक लॉस हो गया है कि नहीं? हाँ नेक्स्ट। द इवेंट इन अप्रैल, हाँ ये लॉस हो गया तो हमको पहले ही इंडिकेशन है कि वो इंसॉल्वेंट बन जाएगा। दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। कैसे है एंटिटी? एक बार 405 में आ जाओ। फॉर एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, एक बार उसको पढ़ो। हाँ पॉइंट नंबर ए छोड़ दो, बी में आ जाओ। लॉस फॉर दैट एसेट नीड्स टू बी एडजस्टेड। हाँ अभी एक देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्या दिया था देख लो। entity needs to adjust the carrying amount of the trade receivable। समझ गया? ये एडजस्टिंग इवेंट है। कैसे सर? जो इंसॉल्वेंट हो गया अप्रैल में, इसका ऑलरेडी कंडीशन एग्जिस्ट हो गया बिफोर बैलेंस शीट डेट। समझ गया? इंसॉल्वेंट क्यों हुआ है सर? बिकॉज बैलेंस शीट डेट के पहले ही उसको लॉस हो गया, सीरियस लॉस हो गया। समझ गया? दिस इज एन कंडीशन एग्जिस्टिंग बिफोर द बैलेंस शीट डेट। ये तो इवेंट है, इसका मेन कंडीशन बैलेंस शीट डेट के पहले ही है, तो इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा, इसको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। समझ गया? हाँ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जो डेटर है ये पूरा वैल्यू में दिखाने से इसके बेसिस पे अगर कोई इन्वेस्ट करेगा उसको नुकसान होगा कि नहीं? होगा ना?
सर आपको ऑलरेडी फरवरी में पता है वो लॉस हो गया बोल के, आप लोग अगर फिर भी पूरा वैल्यू पे दिखा देगा, उसके ऊपर पर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है, आप लोग को अगर कुछ कंडीशन है बैलेंस शीट डेट के पहले, इवेंट का रिलेटेड कंडीशन, आई एम रिपीटिंग, इवेंट क्या था इस केस में, इंसॉल्वेंट हो गया, इसका कंडीशन क्या था, लॉस हो गया पहले ही, समझ गया, दैट्स व्हाई दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। अंडरस्टूड? हाँ, आंसर अभी देख लो। उसके बाद इन द गिवन केस सर्कमस्टांसेस वेर प्री एग्जिस्टिंग, ये वाला ओनली कंफर्म्स द सेम, ये जो इवेंट है कंफर्म कर रहा है कि लॉस हो गया, समझ गया ना? हाँ, हेंस इट इज एडजस्टेबल इवेंट, हेंस द कंपनी कैन प्रोवाइड द फुल लॉस out of the insolvency of debtor in the final accounts for the year ended 31st March 2021। समझ गए? ये तो 31st मार्च के पहले उसको पूरा वैल्यू पे नहीं दिखाना है, जितना लॉस हुआ है उसका उतना कम करना है, ठीक है? नेक्स्ट फास्ट 5 6 7 8 और दो तीन क्वेश्चन ही है, फास्ट। हाँ, रिपोर्टिंग डेट मतलब सोच लीजिए 31st मार्च 2024 है, ठीक है? एक्चुअली बी लिमिटेड है ये, बी लिमिटेड का बिजनेस क्या था? कार मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हाँ, कार मैन्युफैक्चरर किसी का है, सोच लीजिए एग्जांपल टाटा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बी लिमिटेड क्या करेगा, सप्लाई करेगा पार्ट्स, समझ गया? ऑन द रिपोर्टिंग डेट सोच लीजिए 31st मार्च, बी लिमिटेड हैज हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ पार्ट्स ड्यू टू लो ऑर्डर लेवल्स। इसका मतलब क्या था, डिमांड नहीं था, जो टाटा ने मुझसे सब पार्ट्स नहीं ले रहा है, इसलिए मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, समझ गया? हाँ, नेक्स्ट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर अप्रूवल, सम डेट है, डेट ऑफ अप्रूवल इसके पहले है बोल रहा है, तो मतलब ये इंडेस 10 के स्कोप में आएगा, आएगा ना? हाँ, क्या हो रहा है बोलो? हाँ, टाटा बोल रहे हैं कि आप जो पार्ट सप्लाई कर रहा है उससे जो कार बनते हैं वो कार बनेगा नहीं, इस यूज नहीं है, इनडायरेक्टली उस पार्ट्स का यूज नहीं है, तो मतलब क्या, इसके पास ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो क्या करेगा, यूजलेस ही हो जाएगा, समझ गया? तो इस केस में देख लेना इंडेक्स 2 भी इंपैक्ट होता है। इंडेक्स 2 में हम इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट सोच लीजिए 100 रुपीज है, हाँ? इसका अगर कुछ वैल्यू ही नहीं है, मतलब कार मैन्युफैक्चरर्स कोई मांग ही नहीं रहा है, तो इसको क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है कि नहीं? तो इनडायरेक्टली उसका वैल्यू जीरो है, तो एनआरवी जीरो है, कॉस्ट कितना है 100 रुपीज होगा, एनआरवी कितना है जीरो है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये बुक्स में इन्वेंट्री जीरो में लेना है कि नहीं? अगर ये एडजस्टिंग इवेंट होगा तभी 31st मार्च के पहले भी हम जीरो ले सकते हैं इन्वेंट्री, अंडरस्टूड? अगर ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, अगर ये टाटा ने बोला है आपका पार्ट्स का कोई मॉडल नहीं बन रहा है, मतलब आप जो पार्ट्स दे रहे ले रहे हैं हम उससे कोई कार नहीं बन रहा है, अगर वो बोलेगा आफ्टर डेट ऑफ अप्रूवल, तब इधर 100 रुपीज में ही वैल्यू कर लो, लेकिन ये एडजस्टिंग इवेंट है अभी, समझ गया ना? तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, और आगे बोलो, आगे देखो, अल्टरनेटिव मार्केट फॉर द इन्वेंट्री, देर इज नो अल्टरनेटिव मार्केट ऑल्सो, भाई तुम नहीं लेगा तो मैं बाहर भेज दूंगा, नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका वैल्यू इनडायरेक्टली जीरो है कि नहीं? शुड बी लिमिटेड राइट डाउन
Inventory to NRV and adjust the inventory report on reporting period. Yes or no? Yes. It has to write down because it is an because ये तो बिकॉज ये तो पहले ही पता है सर. कैसे पता है? ऑलरेडी 31 मार्च में स्टॉक ज्यादा है, तुमको ऑलरेडी कंडीशन है इसमें. सर कंडीशन 31 मार्च में ही है. कैसे है? ड्यू टू लो ऑर्डर लेवल्स तेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है. दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट योर फ्यूचर डिमांड इज लो. समझ गया? ये तो कंडीशन है तब. तो ये जो इवेंट है नो डिमांड बोल के, इसका ऑलरेडी कंडीशन इधर है. सर कैसे सर? लो ऑर्डर लेवल्स के हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा है. समझ गया? सो बी लिमिटेड शुड एडजस्ट इन दिस केस. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ो, 7 में आ जाओ. 6 भी सेम है, 5 जैसा है, बाद में देख लेना. 7 पढ़ो. सोच लीजिए क्या हुआ था 31 मार्च 2024. इस डेट में बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी है विच इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट. है कि नहीं? बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी. ओडी इज ए लाइबिलिटी. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ओडी रुपीस में लिया नहीं है, ये फॉरेन करेंसी में लिया है. किस में लिया है? फॉरेन करेंसी में लिया है. एग्जाम्पल फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर में लिया है. अंडरस्टूड? यूएस डॉलर में लिया था. यूएस डॉलर हर बार बढ़ रहा है कि नहीं? डेली बढ़ते जाते हैं यूएस डॉलर. इधर जो बैलेंस शीट है, सोच लीजिए उस दिन यूएसडी का रेट है 70 रुपीस. ठीक है? डेट ऑफ अप्रूवल कुछ है अलग से, इसके बीच में भी चेंज होता है, 72 हो गया. अप्रूवल के बाद भी चेंज होता है, 80 हो गया है. ये तो हर बार चेंज होते ही रहता है. ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि है ना, ये तो इधर जो बीच में चेंज हुआ है 72 हो गया है, वो तो बाद में भी होता है ना. ये फॉरेन एक्सचेंज जो लॉस है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस जो है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. समझ गया? नॉन एडजस्टिंग इवेंट. एक बार आंसर पढ़ो, समझ में आ जाएगा. आइटम इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है ये, सेट आउट इन इंडेस 10. हाँ, ऑल्दो बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, द कंडीशंस दैट गेव राइज टू द लॉस डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द डेट. हमको इस दिन में पता नहीं कि बाद में कम होगा, बाद में बढ़ेगा. समझ गया ना? ये तो हर बार बढ़ते ही है, लेकिन हमको इस डेट में पता नहीं है कि फ्यूचर में बढ़ेगा. ठीक है? तो ये नॉन एडजस्टिंग होगा. ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते 31 मार्च में. फ्यूचर में बढ़ेगा, कमेगा, एग्जैक्टली इतना ही रहेगा, हमको कुछ पता ही नहीं है 31 मार्च का. है कि नहीं? ये तो नॉर्मल है ना. यूएसडी रेट बढ़ते हैं, कम होता है, यूरोस का रेट बढ़ते हैं, कम होता है कि नहीं? ये तो हम तो बैलेंस शीट डेट में हमको पता नहीं है क्या होगा फ्यूचर में, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है. ठीक है? अगर सोच लीजिए अगर कुछ बड़ा अमाउंट है, फ्लक्चुएशन सोच लीजिए 70 से 170 हो गया, तब ये मटेरियल होगा. मटेरियल मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब आप लिख सकते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट्स में. ऑल्दो इट इज एन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स,
you can mention this in the notes of accounts. Understood? क्वेश्चन नंबर 8 बाद में देख लेना. डिस्क्लोजर्स में आ जाओ. हाँ 5 मिनट में हो जाएगा. डिस्क्लोजर्स अंडर इंड AS 10, पेज नंबर 410. है कि नहीं? इसमें देख लेना. पहला डिस्क्लोजर है, द एंटिटी शैल डिस्क्लोज द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेर अप्रूव्ड फॉर इश्यू. कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया था वो डेट मेंशन करना पड़ेगा हमेशा. ठीक है. नेक्स्ट, अपडेटिंग डिस्क्लोजर्स अबाउट कंडीशंस एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. ठीक है. इफ एन एंटिटी रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ये क्या था? एडजस्टिंग इवेंट्स है. अगर ऊपर डेट ऑफ अप्रूवल लिखना पड़ेगा. ठीक है. बाद में एडजस्टिंग इवेंट्स होने से उसको बोलना पड़ेगा कि सो एंड सो फायर एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है. इसलिए हम प्रीवियस ईयर में इसको एडजस्ट किया है. ये सब क्यों डिस्क्लोज करना है? तभी इन्वेस्टर को पता चलेगा कि ये सो एंड सो फायर एक्सीडेंट हुआ, इसलिए इन्वेंट्री लेवल कम है 31 मार्च में. ऐसा पूरा इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली इंड AS 10 बोल रहे हैं कि आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बिफोर द डेट ऑफ अप्रूवल कुछ इवेंट्स होने से उसको सही से एडजस्ट करो, सही से डिस्क्लोज करो इन्वेस्टर्स को. ठीक है. सी क्या था? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है. पॉइंट नंबर सी, ये क्या था? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है. नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स मतलब इवेंट, कुछ इवेंट हुआ है लेकिन हमने एडजस्ट नहीं किया 31 मार्च में, बिकॉज वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसका इम्प्लीकेशन नहीं है, लेकिन वो फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ऐसा ये हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट जैसा जज किया था, ट्रीट किया था, इसलिए हमने 31 मार्च बुक्स में एडजस्ट नहीं किया. ठीक है. नीचे देखो डिफरेंसेस है. इंड AS 10, AS 4. सर AS 4 क्या था? AS 4 इज नथिंग बट कंटिंजेंस. AS 4 का टाइटल देख लेना, कंटिंजेंसीज and events, contingencies and events occurring after the balance sheet date. This is the title of AS 4. ऊपर है देख लीजिए, डिस्क्लोजर्स अंडर AS 10, उसके नीचे दिया था ऑलरेडी. फॉलोइंग आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ये इंड AS 10. ऊपर 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 देख लेना, उधर टाइटल दिया था AS 4 का, ऑलरेडी दिया है ना. हाँ. ठीक है. ये किसी 4 डिफरेंसेस याद रखिए, 4 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, देख लेना एक बार. ठीक है. इंड AS 10 का ज्यादा, जनरली इंड AS का स्कोप ज्यादा रहता है. AS मतलब सिर्फ लिमिटेड टू इंडिया. इंड AS इज नथिंग बट IFRS वर्जन है. IFRS इज फॉलोड बाई मेनी कंट्रीज. हमेशा डिफरेंसेस में ये याद रखिए कि इंड AS का स्कोप हमेशा ज्यादा रहता है, समझ गए. AS का स्कोप कम है. इंड AS में नया नया चीज को भी डिस्कस करते हैं, तो इसके बेसिस पे डिफरेंसेस कोई 4 याद रख दीजिए. ठीक है. दिस इज अबाउट इंड AS 10. जो बाकी क्वेश्चन है 6 और 8 होमवर्क में लेके एक बार पढ़ लेना इसी इंड AS में. ठीक है. दिस इज इंड AS 10. हमने ऑलरेडी इंड AS 1, इंड AS 2 देख लिया ना. टोटल 6 इंड AS में. हाँ, कोई आया नहीं ना? आया था क्या? ठीक है. तो आउट ऑफ 6 इंड AS हमने 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया. ठीक है. 1, 2, 3 चैप्टर्स हो गया, 30 मार्क्स. लास्ट चैप्टर में 3 स्टैंडर्ड्स हो गया, 5 मार्क्स एज्यूम कर सकता है आउट ऑफ 6, तो 35 मार्क्स का सिलेबस हो गया. ठीक है. बाकी बचा 15 मार्क्स. 4th चैप्टर एक है और लास्ट चैप्टर में 3 इंड AS है. ठीक है ना. हाँ,
नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।